तो आज के लेक्चर में अपने बहुत ही प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं और हेरिटेज मैनेजमेंट के एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। हेरिटेज मैनेजमेंट एक बहुत ही, जिसे कहा जाए, उपयोगी ज्ञान, विज्ञान और कला की विधा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट discipline of knowledge involving art, science, technology, and other disciplines also. It is something like a multidisciplinary discipline where something like an interdisciplinary approach is very much desirable. ये एक ऐसी विधा है जिसमें बहुत से विषयों को एक साथ उनका परिप्रेक्ष्य लेकर के पढ़ा जाता है और उनकी मदद लेने से ही ये विषय हेरिटेज मैनेजमेंट ये अपने आप में सफल होता है। आज हम आप लोगों से इस विषय पर बात करना चाहते थे या करना चाहते हैं कि कैसे हम अपने हेरिटेज की जो प्रॉपर्टी है उनकी कैसे पहचान करते हैं और उसके बाद उनको कंजर्व करना और प्रिजर्व करना, और कंजर्व और प्रिजर्व करने की टेक्निक्स क्या है और ऑल ओवर वर्ल्ड इसके नॉर्म क्या बने हुए हैं कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन। क्योंकि हेरिटेज माने वो सभी चीजें जो टेंजिबल और नॉन टेंजिबल हैं, जो प्रकट हैं, जो छुई जा सकती हैं, जो नहीं छुई जा सकती हैं, वो सभी हमारी हेरिटेज में या धरोहर में आती है। धरोहर में जो चीजें छू सकते हैं आप, जिन्हें देख सकते हैं, जिनका फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, वो सभी चीजें जिनको कहते हैं कि प्रकट, या जिन्हें एक प्रकट ही शब्द कहिए या ठोस कहिए, वो एक ठोस हमारी धरोहर है। और इनटेंजिबल माने जिन्हें आप छू नहीं सकते हैं लेकिन उनका एक प्रभाव पड़ता है, उनका प्रभाव है। जैसे हमारे यहाँ जो वेद है, उपनिषद है, गीता का ज्ञान है, महाभारत है, रामायण है, और इसी के साथ बौद्ध और जैन साहित्य है, उसका जो धर्म है, और इन्हीं सब के साथ जैसे बनारस में आप रह रहे हैं तो बनारस के एक एक गली का, एक एक इलाके का एक त्योहार जैसा महत्व, एक एक इलाके की अपनी एक कहानी है। और वो कहानी, वह बनारस की एक इनटेंजिबल, अप्रगट या अमूर्त, एक शब्द और अच्छा सा हिंदी में है अमूर्त, एक अमूर्त धरोहर के रूप में है, जिनके बारे में जब वो त्योहार आते हैं तो लोग इकट्ठा होते हैं, उनको एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं, उनको मनाते हैं, तो लगता है कि ये हमारी ये अमूर्त ये धरोहर है। हम बनारस शहर का ही एग्जाम्पल लेकर के ये सब बातें बताना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी बात बहुत अधिक एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट या भाववाचक संज्ञा जैसी चीज न हो जाए, एब्स्ट्रैक्ट न हो, इसलिए कॉन्क्रीट उदाहरण लेकर के मैं आपके सामने बनारस को ही केंद्र में रख करके अपनी बातों को कहने की कोशिश करूंगा। बनारस एक, जिसे कहते हैं कि एक टेंजिबल, एक मूर्त हेरिटेज के रूप में एक बहुत ही प्राचीन शहर है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण ढंग से की जाती है कि बनारस के कौन से टेंजिबल हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाए और कंजर्व किया जाए, और किनको प्रिजर्व और कंजर्व नहीं भी किया जा सकता है। ये सवाल हेरिटेज मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के सामने खासतौर से इधर बीच बहुत तेजी के साथ आया। विशेष रूप से जब बनारस में काशी कॉरिडोर या विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना हो रही थी, तो उस समय
कोई बहुत मैनेजमेंट के जो प्रोफेशनल हैं उन लोगों ने इन्वॉल्व होकर नहीं बोला, लेकिन जो आस्था वाले लोग हैं, बनारस के जो पारंपरिक बहुत से आस्थावादी लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि काशी विश्वनाथ जो वर्तमान में, जिसे 1772 वगैरह के आसपास जो इंदौर की जो होलकर महारानी थी, महारानी अहिल्याबाई ने जिसे बनवाया था, जिस पर स्वर्ण का छत्र महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाया था, जिन्होंने एक बहुत बड़ा इंपायर, सिख इंपायर कायम किया था। रणजीत सिंह ने वहां पर सोने की छत्र, कई टन सोने की छत्र लगवाया था। और वो पूरा का पूरा जो परिसर है वो लगभग 3000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट एक छोटी सी जगह होती है, उसमें वो पूरा परिसर समाया हुआ था। उस परिसर के अंदर भी बहुत से छोटी छोटी मूर्तियां भी थी, कुछ मंदिर भी थे, और उन सबको तो प्रिजर्व किया गया। लेकिन उसी परिसर के साथ गंगा जी तक जाने वाले जो रास्ते हैं, उस रास्ते में बहुत से ऐसे निर्माण हुए थे, बहुत से देवी देवता वहां पर निर्मित हुए थे। उन सभी देवी देवताओं को बहुत से लोगों के घर बन गए थे, निवास स्थान हो गए थे। और वहां से लेकर के गंगा जी के बीच तक का जो रास्ता है, जिसे विश्वनाथ कॉरिडोर कहा गया, उन सभी रास्ते को साफ करके और एक रास्ता, एक कॉरिडोर बनाया गया, जो लगभग आप कह सकते हैं कि अभी हम भेज करके एक विद्यार्थी को, हेरिटेज पर पीएचडी कर रहे हैं एक व्यक्ति, और संस्कृत में हमारे यहाँ बीएचयू में एसवीडीवी में, उनको भेज करके मैंने गूगल से उसका पूरा लंबाई और चौड़ाई नपवाया। जो गूगल की जो डिस्टेंस नापने की क्षमता होती है गूगल मैप की, तो मैंने कहा कि दो लोग खड़े हो जाइए, जहां से शुरू हो रहा है वहां पर आप गूगल की सहायता से मैप नापिए, और जहां गंगा जी के पास तक कॉरिडोर जा रहा है वहां से नापिए। तो जैसा पूरा चर्चा था बाजार में कि ये एक करीब 5 लाख स्क्वायर फीट ये जमीन बनती है, तो वो पूरी 5 लाख स्क्वायर फीट को उन्होंने बताया। जैसा उन्होंने बताया कि करीब 500 मीटर जो है लंबाई तक वो जा रहा है और 100 मीटर की चौड़ाई तक जाता है, कुछ ऐसे बताया। तो इस सब का कैलकुलेशन लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट आएगा। और ये जो 5 लाख स्क्वायर फीट बन करके जो एक स्वरूप आया, इस स्वरूप के आने पर ये बहुत सी चर्चा हुई कि बनारस के हेरिटेज के साथ, बनारस के धरोहर के साथ ये एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो उसमें उस अन्याय को होने वाली बात पर बड़ा लोगों ने विरोध भी किया। अब विरोध का तरीका उनका यहाँ तक नहीं आया कि वो कहीं हाई कोर्ट में चले जाएं, न्यायालय में चले जाएं, बस ऐसे ही अपना विरोध करते रहे। और उसमें कुछ लोग ऐसे लोग भी विरोध किए जो विश्वनाथ मंदिर के जो महंत हुआ करते थे, उनके परिवार के लोगों ने उसका विरोध किया। महंत वो थे जो अहिल्याबाई के समय से वहां के महंत नियुक्त हुए थे, और लगभग 1982/81 में, डेट देख लेने की है, उस पूरे मंदिर के परिसर का एक टेक ओवर हो गया था। गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर कर लिया था। टेक ओवर करने का मतलब होता है कि वो पूरा परिसर बनारस के, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं कि बनारस का जो कमिश्नर होता है उसकी देख रेख में वो पूरा परिसर हो गया। जो भी मंदिर का एक न्यास परिषद बनाया गया, न्यास परिषद का मतलब होता है एक ट्रस्ट, उस ट्रस्ट का मुखिया बनाया गया बनारस के कमिश्नर को। और उसकी बैठक में उस ट्रस्ट में बड़े विद्वान लोग भी रखे गए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, संस्कृत यूनिवर्सिटी के, और भी तमाम जो विद्वान थे, कि मंदिर में किस तरह से पूजा होनी चाहिए और क्या कुछ मंदिर के लिए किया जाना चाहिए। ऐसे सब पूरी की पूरी प्रक्रिया के दौर में ये सब चल रहा था। तभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये प्लान किया। अब उनके मन में ये बात कैसे आई वो बड़े आस्थावादी ढंग से कहते हैं कि हमको माता गंगा जी ने बुलाया है और मुझे काशी में बुलाया है, जैसा कि वो सब बातें आप जानते हैं। और एक बड़े ही आस्थावादी तरीके से उन्होंने काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है, जो वो पूरा का पूरा रास्ता साफ करके, और एक जो वहां का न्यास परिषद है उसका नए ढंग से निर्माण किया गया। न्यास परिषद के
मुखिया एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बनाया गया, और कमिश्नर और तमाम जो अधिकारी हैं, एसडीएम वगैरह या इस तरह के अधिकारी, वो सब उसके मेंबर बनाए गए। और बहुत सही संस्कृत के विद्वान, ज्योतिष के विद्वान उस न्यास परिषद के सदस्य बनाए गए। इस वर्तमान में न्यास परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्योतिष के प्रोफेसर भी हैं। तो इस तरह से वो न्यास परिषद का ही वो अगर कोई ये प्रश्न पूछे टेक्निकल सवाल कि काशी कॉरिडोर किसकी संपत्ति है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि काशी कॉरिडोर ये गवर्नमेंट की संपत्ति है, जिसका देख रेख करने के लिए एक, जिसे कहते हैं कि एक न्यास परिषद बना हुआ है, एक ट्रस्ट बना हुआ है। जैसे आप पूरे हिंदुस्तान भर में जितने भी पूजा स्थल हैं, जैसे आप लोग पता नहीं वहां गए हैं कि नहीं, जो वैष्णव देवी आप गए कि नहीं गए, वैष्णव देवी में अगर आप जाएंगे तो वैष्णव देवी एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट का जो इंचार्ज होते हैं वो जम्मू के जो कमिश्नर होते हैं वही इंचार्ज होते हैं, लेकिन अब आजकल वहां के ट्रस्ट के इंचार्ज वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। एक जमाने में जब वहां के इंचार्ज कमिश्नर हुआ करते थे जम्मू के, तो वो यही काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए विद्यार्थी थे। तो हम लोग पूरे परिवार के साथ गए, तो कमिश्नर निवास में ही रुके। फिर कमिश्नर साहब ने वहां से व्यवस्था किया कि हम जाकर ट्रस्ट में, माने जो वैष्णव देवी है वहां रुक करके दर्शन करें। वैष्णव देवी के पास एक बहुत अच्छी एक काठ कह लीजिए, काठ माने लकड़ी का एक बहुत अच्छा रहने की व्यवस्था है, जिसको लोग कहते हैं कि राजभवन भी उसको बोलते हैं, भवन कहते हैं। तो वो पूरा का पूरा एक गवर्नमेंट के अधीन वो ट्रस्ट बना हुआ है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जैसे अमरनाथ है, अमरनाथ में इसी 30 जून से एक बहुत बड़ी यात्रा होने जा रही है। अमरनाथ में वहां पर एक शिव जी प्रकट होते हैं अमरनाथ में, और वो शिव जी करीब 30 जून से लेकर के और रक्षाबंधन तक वहां पर बड़ी आराधना होती है भगवान शंकर की। सबसे पहले वहां भी एक श्राइन बोर्ड बना हुआ है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड, अमरनाथ देवस्थान का एक श्राइन का बोर्ड बना हुआ, ट्रस्ट बना है, जिसके इंचार्ज वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो बाई चांस बीएचयू के ही एक छात्र हैं, और बीएचयू के एक तरह से एमटेक किया है उन्होंने। हम लोगों के मित्र भी हैं, हमारे साथ पढ़ते भी थे, मनोज सिन्हा नाम है उनका। तो हम ये बात कह रहे थे कि कैसे वहां पर पूरे भारतवर्ष के लोग अमरनाथ में, हम बाई चांस 14 जून को अमरनाथ एक बार गए थे, आपके 2014 में गए थे, और बनारस से बाई रोड गए थे। तो वहां पर देखे कि रास्ते में श्रीनगर के बाद से लेकर के और अमरनाथ तक का जो रास्ता था, इतना अधिक गुलजार था, इतनी भीड़ थी, और पूरे हिंदुस्तान जैसे लगता था पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया। तो इस तरह से आप वहां के जो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की जैसे बात कर रहे हैं, तो एक तो टेंजिबल वे में आपके अमरनाथ में भगवान शंकर जो है वो एक बर्फ के प्रतीक के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो तमाम प्रकार की कथाएं हैं वो नॉन टेंजिबल, एक अमूर्त कथाएं हैं, उन सबको रिवाइव किया जाए। जैसे पूरे कश्मीर में आप देखेंगे कि मूर्त भी बहुत से आपके वो मिल जाएंगे, मूर्त धरोहर मिल जाएंगे। जैसे मारतंड का सूर्य का मंदिर वहां मिल जाएगा, इसी के साथ वहां शंकराचार्य द्वारा स्थापित भी एक स्थल मिल जाएगा, और पूरे कश्मीर में आपको बहुत बिखरा हुआ चारों तरफ ये बताएगा कि ये पूरा का पूरा इलाका जो है एक जमाने में बहुत ही डोमिनेंट जो है वो हिंदू इलाका रहा है, जिसमें हिंदू लोग ही किन्हीं परिस्थितियों में मुसलमान हो गए, और बहुत सी बातें जो उनकी लुप्त हो गई। लेकिन आज भी एक ऐसी स्थिति जरूर आती है कि लोग खास खास अवसरों पर कश्मीर को विजिट करते हैं। तो मैं बहरहाल बनारस के संदर्भ में चर्चा कर रहा था कि बनारस में कैसे एक विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना हुई। तो इस पर यह बात की बड़ी चर्चा हुई कि विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना के साथ बनारस की जो एक धरोहर है, जो एक जिसे कहा जाए मूर्त धरोहर है। अब मूर्त धरोहर में बनारस का जो नगरीकरण है, एक सवाल ये उठता है
कि नगरीकरण जो बनारस में हुआ है वो कितना पुराना है और नगरीकरण के किस तत्व को प्रिजर्व किया जाए और कंजर्व किया जाए और किन तत्वों को नहीं कंजर्व किया जाए और उसकी जगह पर कोई अच्छी चीज बनाई जाए, ये अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी बात थी। तो इस पर जब बहुत सी चर्चा हुई तो हमने देखा कि भारतवर्ष के जितने भी विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो हेरिटेज से संबंधित जिनके चिंतन हैं, उन सभी लोगों ने इस बात पर सहमत व्यक्त किया कि अगर ये पूरा का पूरा जो काशी कॉरिडोर या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर करके जो बना है, अगर इसे बना दिया जाए तो ये बनारस के जो काशी की जो पुरानी हेरिटेज है, अब बनारस की या काशी की पुरानी हेरिटेज क्या है, कोई पूछेगा भाई कहाँ से पता लगाएंगे कि पुरानी हेरिटेज क्या है, तो ये होगा कि भाई आप ये पता लगाइए कि जब यहाँ पर इतना शहरीकरण नहीं था तब बनारस कैसा दिखता था। और फिर कोई कहेगा कि इसका प्रमाण बताइए, कैसे आप कह रहे हैं कि बनारस वैसा दिखता था। तो उसके संदर्भ में बहुत से प्रमाण हैं, विजिटर्स वगैरह जो बनारस में आए हैं, जैसे वेन सांग वगैरह की चर्चा है, बनारस में आया तो बनारस में गंगा जी कैसी थी उसका वर्णन किया है। या वेन सांग के ही समकालीन 6ठी शताब्दी ईस्वी सन उनके आसपास के कुछ ग्रंथ मिलते हैं। जैसे एक ग्रंथ जो है वो कहते हैं कि स्कंद पुराण कहते हैं, स्कंद पुराण का काशी खंड कहते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड के विभिन्न अंक जो है प्राप्त हुए, विभिन्न संस्करण प्राप्त हुए हैं। उन संस्करणों के बारे में कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी सन से लेकर के 14वीं शताब्दी ईस्वी सन तक के वो संस्करण हैं। उन संस्करण का अध्ययन करने पर कोई व्यक्ति ये बात भी कह सकता है कि आइए बनारस की एक रीडिस्कवरी किया जाए। रीडिस्कवरी माने होता है कि बनारस की फिर से खोज किया जाए, और बनारस की जब पूरी खोज किया जाए और स्कंद पुराण के अनुसार खोज किया जाए, उसके काशी खंड से खोज किया जाए, तो उसमें जो काशी खंड में काशी का चर्चा है वह एक गंगा जी है, उनकी चर्चा है, और उसी के साथ एक वरुणा नदी की चर्चा है, जो कि वरुणा और गंगा मिलती हैं बनारस के जो उत्तर की तरफ जा करके वो मिलती हैं। और फिर बनारस में एक 80 नदी की भी चर्चा है, जो आप लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, एक 80 करके जगह में के पहले एक नाला हो गया, बड़ी दुखद स्थिति है कि वो एक नाला है, वो भी मिलता है गंगा जी में। तो वाराणसी और गंगा जी और ये 80 ये मिल करके ये जो पूरा का पूरा 3 प्रकार के जल से घिरा हुआ जो क्षेत्र है ये काशी है। और जब आप 80 से राजघाट तक या राजघाट के आगे आप केशव घाट जहां पर की आपकी वो नदी वरुणा और गंगा का मिलन होता है, उस स्थल तक यदि आप नाव से यात्रा करेंगे तो आपको यात्रा करने में बनारस में 3 पहाड़ियां दिखाई देंगी। 3 पहाड़ियां दिखाने का मतलब यह है कि आप आदि केशव घाट जहां पर की ये आपकी जो वरुणा नदी और गंगा मिलती है उनको आदि केशव घाट कहते हैं। वहां से अगर आप बढ़ेंगे आगे तो देखेंगे कि ऊंचाई होते होते जो आपका ये जो काशी का जो स्टेशन है, रेलवे का स्टेशन है, वहां से होते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो वो पूरी पहाड़ी जो है गंगा जी किनारे देखेंगे तो एक जगह मछोदरी करके पड़ती है, उसे मत्स्योदरी भी कहा गया है। मत्स्य माने मछली के उदर जैसी जगह, वहां पर वो पहाड़ी पूरी गिरती है। उस पहाड़ी का नाम ओंकारेश्वर पहाड़ी रखा गया। पुरान प्राचीन ग्रंथ में उनका नाम ओंकारेश्वर पहाड़ी है। फिर ओंकारेश्वर पहाड़ी से या जो जहां मछोदरी है वहां से उठ करके एक पहाड़ी जा करके जहां पर गोदौलिया कहते हैं जिस स्थान को, जिसके बारे में कहा गया कि वहां पर एक गोदावरी नदी है, जो गोदावरी नदी गंगा से निकल करके और इस पूरी पहाड़ी को, जिस पहाड़ी का नाम उन्होंने विश्वेश्वर रखा, पूरी विश्वेश्वर पहाड़ी को घेर करके, अगर आप वर्तमान वहां के भूगोल से परिचित हैं तो ये जो गोदावरी नदी है जिन्हें गोदौलिया कहते हैं, ये पूरा निकल करके उस स्थल से
जहां से गंगा जी हैं वहां से निकलते हुए पूरे गंगा जी को, जहां पर आज बेनिया बाग है, जहां से फिर मैदागिन है, फिर मैदागिन से होते हुए मछोदरी के पास जा करके वो फिर गंगा जी में यही गोदावरी मिल जाती है, पलट करके मिलती है। ऐसा वर्णन करते हैं कि यह जो विश्वेश्वर का इलाका है, जो ओंकारेश्वर के बाद जो विश्वेश्वर का इलाका है, यह एक टापू है, एक द्वीप है। द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है कि विश्वेश्वर एक द्वीप है। द्वीप उसको कहते हैं जिसके चारों तरफ जल हो। और जैसे अगर आपको मैं ऐसे बताना चाहूंगा, अगर आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी में गए हैं कि नहीं गए, मैं तो गया हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गया हूँ, खासतौर से जोरहाट की जगह पर। जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी में एक स्टीमर चलती है और उस स्टीमर पर कार भी बैठ जाती है जा करके। मैं अपनी कार से गया था, परिवार भी था, एक एडवेंचर यात्रा थी कि भाई इस पर बैठ करके एक एक द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी में एक बहुत बड़ा द्वीप है जिसको मांजुली द्वीप कहते हैं। आप लोग इंटरनेट पर देखिएगा माजुली द्वीप के बारे में। उस माजुली द्वीप में अभी भी आज जाएंगे तो वहां न बिजली है, न कोई आधुनिक सुविधा है। अभी भी लोग लालटेन वगैरह से जीवन, वो 15वीं 16वीं शताब्दी का जो जीवन है उसी को लोग प्रिजर्व करके वहां रहते हैं। एक बहुत बड़ा द्वीप है, नदी का द्वीप। आप देखेंगे द्वीप जो है वो समुद्र के चारों तरफ घिरने से द्वीप का निर्माण होता है। जैसे इंग्लैंड एक द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, सब द्वीप हैं। बहुत से द्वीप हैं जो समुद्र में है, लेकिन नदी का पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप है। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि काशी के ये जो विश्वेश्वर की चर्चा मैं कर रहा हूं, इनके बारे में आपके जिसे कहते हैं कि जो आपका स्कंद पुराण का काशी खंड है, उसमें विश्वेश्वर को एक द्वीप में कहा गया कि विश्वेश्वर एक द्वीप में है और उस द्वीप के शिखर पर शिव जी, वहां पर जो स्थल है वही शिव जी का स्थल है। और शिव जी के स्थल के बारे में चर्चा करते समय दो प्रकार की चर्चा होती है, एक टेंजिबल और एक नॉन टेंजिबल, एक मूर्त और दूसरी अमूर्त चर्चा होती है। कि शिव जो है एक ऐसे देवता हैं जो अमूर्त हैं, दिखते नहीं हैं, और उनके बारे में कहा गया कि वो सबके हृदय में रहते हैं और हर व्यक्ति की असली पहचान वही शिव है। और वह व्यक्ति अपने उसी पहचान से अपने आप को उस पहचान को प्राप्त करे। ये एक प्रकार का एक नॉन टेंजिबल हेरिटेज है कि उसको पहचान कर लेने से व्यक्ति जैसे ही अपने अंदर के शिवत्व की पहचान करता है, और उस शिवत्व के बारे में ऐसा कहा गया है, ये एक अमूर्त हमारी एक धरोहर है कि वह ये जो शरीर है और ये जो मन है और ये जो बुद्धि है और जो अहंकार है, ये सब नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है। परंतु जो शिवत्व है व्यक्ति के अंदर, जिसके लिए ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग किया गया है, वह अमर है। उसके लिए गीता शास्त्र में कहा गया, देहि नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ये जो देही है, जो देह में रहने वाला है, उसको देही कहा भगवान कृष्ण ने गीता में। देही नित्यमवध्योयम, ये देही अवध्य है, इसको वध नहीं किया सकता है। देहे सर्वस्य भारत, सबके हे भारत, हे अर्जुन, सबके शरीर में एक देही रहता है जो अवध्य है, इसलिए तुम किसी के बारे में चिंतित मत हो। तो जो शिव का जो शिवत्व है वही देही है और वो अमूर्त है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जहां पर सूर्य के किरणें इस पूरे के पूरे जो विश्वेश्वर हैं उन पर, जो काशी कॉरिडोर बना है उस पर लंबवत किस तरह से गिरती हैं, खासतौर से जो इक्विनॉक्स के दिन हमने उसके फोटोग्राफ्स वगैरह भी दिए। और पूरा का पूरा जो उनका परिसर है, वो परिसर की जो हमारे पुराने वास्तु में चर्चा है कि कौन सा वास्तु सबसे शुभ वास्तु है, उसकी दो तीन बातें होती हैं। जैसे ये होता है कि वो कोई भी वास्तु बहुत शुभ हो जो अपने आप में चौरस हो या समथल हो। इसके बारे में महाभारत में राजा पृथु एक है, जिनको कहा गया कि वो पृथ्वी के राजा हैं, उनका नाम पृथु है। उनको ब्रह्मा ने कहा
कि आप जब भी कोई निर्माण करो तो पृथ्वी को समतल करके करो। और दूसरी बात, ये तमाम हमारे जो वास्तु के ग्रंथ हैं, दो मुख्य ग्रंथ पड़ता है, नीचे उसके अगर कोई जल का स्रोत है और वो जल का स्रोत अगर पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे स्थल को उन लोगों ने बहुत ही शुद्ध वास्तु कहा। ये सबसे शुद्ध वास्तु है। यहाँ पर रहने से व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने कई जन्मों की जानकारी प्राप्त हो जाए और वो फिर ऐसा कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त कर ले। मोक्ष की धारणा हमारे यहाँ एक अमूर्त अवधारणा है। इस अमूर्त हमारी धरोहर को प्राप्त करे तो हम ये सभी जो बातें आपके सामने रखे कि किस तरह से हम लोगों की जो ये मूर्त और अमूर्त हमारी जो धरोहर है, इनको कैसे कंजर्व करें। कंजर्व करना होता है जैसे है वैसे ही रखना, और जैसे ही वैसे रख दिया तो प्रिजर्व करिए, उनका संरक्षण करिए, उनको सुरक्षित रखिए। और कैसे सुरक्षित रखेंगे, तो इसके बारे में जो पहले ये बात बहुत जरूरी है जानना कि हम अपने हेरिटेज को जो कैसे कंजर्व और प्रिजर्व करें। अब जो हमारी नॉन टेंजिबल हेरिटेज है, जो अमूर्त हमारी जो धरोहर है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार उनको याद किया जाए, उन पर चर्चा किया जाए, उनके त्योहारों पर लोग इकट्ठा हों, बातचीत करें। परंतु जो हमारी मूर्त हेरिटेज है, जिसके बारे में तमाम कानून बने हैं, खास तौर से लॉर्ड कर्जन के समय कानून बने, उसके पहले जो है 1860 वगैरह के बाद से, और जिसे कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब जो अस्तित्व में आया, पूरे देश भर के उन सब तमाम चीजों को आइडेंटिफाई किया गया कि ये हमारी पुरानी जो हमारी मूर्त धरोहर है उनकी पहचान किया जाए, उनको कैसे संरक्षण किया जाए। संरक्षण करने के लिए बहुत से साइंस की टेक्निक जो है लागू की गई। जैसे संरक्षण करने पर, अब जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए ये अभी बगल में चुनार का किला, अभी आप लोग सामूहिक रूप से उसको विजिट करिए, वहां देखिए कि चुनार का किला कितना पुराना है और उसको कैसे प्रिजर्व किया गया है। डॉक्टर सुभाष यादव जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ यूपी के एक रीजनल ऑफिसर हैं, उन्होंने उसको प्रिजर्व किया, कंजर्व किया। उसकी अपनी पूरी कहानी भी दिया है जो आप लोगों ने सुना भी होगा कि कंजर्व और प्रिजर्व करने में सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने होती है वो ये होती है कि उसमें कोई नई चीज मत लगाइए आप। जैसे जिस तरह के सीमेंट से या जिस तरह के एडहेसिव एलिमेंट से वो कोई भी हमारा आइटम बना हुआ है, हमारी जो हेरिटेज प्रॉपर्टी बनी हुई है, उस पूरे हेरिटेज प्रॉपर्टी को जस का तस वैसा ही रहना होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे कंजर्व करने का प्रयास करने में पता होगा आपने ऐसा बदलाव किया कि उसकी पहचान ही मिट गई। तो ये बहुत ही ध्यान देने की जरूरत होती है। इसी के साथ ही साथ जैसा मैंने शुरू में आप लोगों से कहा कि कैसे जो है वह हम कैसे आइडेंटिफाई करें। कुछ चीजें तो एकदम आइडेंटिफाइड है कि भाई ये हमारी पूरी की पूरी ये हमारी हेरिटेज की ये चीज है, ये प्रॉपर्टी है, ये संपत्ति है, इसको हमें प्रिजर्व करना है। लेकिन कई बार ये बात उठता है कि हमारी जो मूल हेरिटेज क्या है, हमारा जो मूल जिसे हेरिटेज क्या, मूल हमारी धरोहर क्या, ये बात खास तौर से अब उठ करके आई। अब जैसे बहुत से पूरे विश्व के और भी देशों का अगर संदर्भ लिया जाए, अब हमारे देश के अलावा जैसे अगर आप इंग्लैंड का या आप खास तौर से मैं इंग्लैंड का कहना चाहूंगी, ये हेरिटेज प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन एक बड़े ही इलीट कहिए संभ्रांत लोगों का ये विषय है। हमारे देश में भी ये विषय बहुत प्रचलित है। लेकिन कैसे कोई गांव को कैसे प्रिजर्व करे। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की जो सबसे पुरानी पहचान है वो यहाँ के गांव की है। क्या हम अपने गांव के जो हमारी हेरिटेज है, हमारी जो धरोहर है, उसको कैसे प्रिजर्व करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने गंगा और गोमती नदी बनारस में एक स्थल पर जुड़ती है, गंगा और गोमती, जिसके बारे में बहुत प्राचीन काल के साहित्य में चर्चा है
कि बनारस के नॉर्थ में जाकर के गंगा और गोमती का मिलन होता है। अब अगर आप उस स्थल पर जाइए, उसके चित्र भी हमने प्रस्तुत किए हैं। आज अगर आप उस स्थल पर जा करके देखेंगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा आपको, ये जान करके कि ये हमारी जो हेरिटेज है, ये जो गंगा और गोमती का मिलन जो हमारी हेरिटेज है, ये हेरिटेज कैसे एकदम प्रिजर्व्ड है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर गंगा गोमती का मिलन अगर एक अनुमान से कहा जाए कि 10,000 साल पहले हुआ है वहां पर, उस स्थल पर, तो आज भी आप जाएंगे तो चूंकि वहां पर अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है, कोई भी अर्बनाइजेशन नहीं हुआ, उस अर्बनाइजेशन के न होने के कारण वो पूरा का पूरा जलराशि जैसे आज से 10,000 साल पहले जैसी रही वैसी ही है। और उस स्थल से थोड़ी दूर पर एक शिव का एक मंदिर जरूर बना हुआ है, लेकिन गंगा जी के किनारे से लगभग समझिए कि 1 किलोमीटर की दूरी में दाहिने और माने दोनों छोर पर गंगा और गोमती जहां मिल रही हैं, उनके किनारे पर एक जैसा लगेगा वहां पहुंचने पर को कि आप किसी समुद्र को देख रहे हैं, इतनी दूरी तक जल वहां दिखाई देगा। और वो अपने आप एक जिसे कहते हैं कि कंजर्व और प्रिजर्व नेचर ने किया है। अब अगर मान लीजिए आपके जो भी हेरिटेज के मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उनके मन में ये बात आए कि भाई हमको अपने जो हमारी प्राचीन धरोहर है उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, तो उस प्रिजर्व करने में आपको एक बहुत बड़ा कैटलॉग बनाना पड़ेगा, एक चित्र बनाना पड़ेगा। कैटलॉग करना मतलब उनका एक नामांकन करना, उनको अनुक्रमणिका देना और बताना पड़ेगा कि इनकी चर्चा कब हुई है। जैसे मान लीजिए यही सवाल आपको उठा करके कोई अपने मन में रखे कि जो भारत में जो गांव है, चाहे दक्षिण भारत के गांव हैं या उत्तर भारत के गांव हैं, ये किस सन में अस्तित्व आते हैं। और वो जब अस्तित्व में आता है, खासतौर से लंदन नदी, जिसके लंदन के जो टेम्स नदी वगैरह है, वो किस तरह से उन्होंने बड़ी मेहनत करके उसको साफ किया। तो ये सब जो उनके देश का जो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन है, उन सब से प्रेरणा लेकर के अगर आप अपने देश का कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन करें तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि क्या जरूरत है ये सब करने की। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो हेरिटेज के कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन का एक एस्थेटिक वैल्यू तो है ही, सौंदर्य शास्त्र से संबंधित उसका मूल्य है, लेकिन ये भी है कि कई बार लोग ये बात जानने के लिए कोशिश करते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, हमारे पूर्वजों का सोच कैसा था, उनकी लिविंग स्टाइल क्या थी, उनके मकान कैसे थे, उनकी खेती बाड़ी कैसे होती थी। तो कई बार होता है कि बहुत से दूर दूर से ऐसे भी देश के लोग आपके देश में विजिट करना चाहते हैं। जैसे आजकल एक बड़ा फेमस शब्द है रिसॉर्ट आया है। रिसॉर्ट एक बड़ा आधुनिक शब्द है, लेकिन रिसॉर्ट में अगर आप, खास तौर से मैंने देखा कि अगर आप जिसे कहते हैं साईं बाबा का मंदिर जो है आपके नासिक में है, अगर वहां से बंबई की तरफ बाई रोड अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि रास्ते में रिसॉर्ट मिलेंगे। उन रिसॉर्ट में अगर आप विजिट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से उन लोगों ने बड़े ही, यद्यप उनका प्रयास आधुनिक है, लेकिन उस आधुनिक प्रयास में बहुत ही अच्छे ढंग से उन लोगों ने उसको एक अंडरग्राउंड जमीन के अंदर उन्होंने रहने की व्यवस्था, सबकी व्यवस्था की है। अब ये वो एक हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो कह सकते हैं कि वहां के रहने वाले लोगों का जो बहुत प्राचीन काल में जैसे लोग गुफाओं में रहते थे, जैसे अभी आप जैसे आपके गया वगैरह के पास के जो बराबर की पहाड़ियां वगैरह हैं, या औरंगाबाद जिले की तमाम जो पहाड़ियां हैं, जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं के बारे में, या आप लोगों ने जो भीमबेटका वगैरह देखा, भीमबेटका में हम गए हैं, भीमबेटका किस तरह से प्राचीन गुफाएं आज भी वहां प्रिजर्व हैं, जिन पर की उनका एक इकोनॉमिक वैल्यू भी है, उनके फाइनेंशियल वैल्यू है। पूरे विश्व की सबसे प्राचीन ह्यूमन सेटलमेंट की वो हिस्ट्री बताते हैं, भीमबेटका में भोपाल के पास है। तो उसमें कैसे उसको प्रिजर्व किया जाए, वहां आप जाएंगे, उनकी दीवारें देखेंगे, उनकी दीवारों के चित्र को देखेंगे। हम गए हैं वहां पर, तो वहां पर और हमारे
विद्वान का ओता साहब का हमने लेक्चर भी कराया आप लोगों के बीच में, जो वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज्वाइंट डायरेक्टर भी थे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर भी हैं। बहुत डिटेल में उन्होंने उसके बारे में चर्चा किया था, परिचित है। तो कैसे उसको प्रिजर्व किया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए, किस तरह से वो जो लोकल लोग हैं उनके फाइनेंस वगैरह कैसे ध्यान में दिया जाए कि उनका जो आर्थिक जीवन है वो भी अच्छे से चल सके, और उनके मन में भी ये प्रेरणा रहे कि कैसे हमको इनको अपने हमारी जो बहुत पुरानी हेरिटेज है इसको कंजर्व और प्रिजर्व किया जाए। इसी तरह से आपके यहाँ जो आपके गंगा जी के किनारे के जो घाट हैं, जो मैंने बताया कि कैसे काशी का जो विश्वेश्वर खंड की चर्चा किया, उसके बाद एक और खंड की चर्चा करूं, इसे कहते हैं केदारेश्वर खंड, कहते हैं केदारेश्वर की पहाड़ियां, जो गोदौलिया से पहाड़ी उठेंगी और उठ करके 80 पर जाकर वो गिरती हैं। ये पूरी पहाड़ी को केदारेश्वर की पहाड़ी कहा गया। तो जैसा मैंने बताया कि प्राचीन बनारस का जो एक धरोहर है वो 3 पहाड़ियों का धरोहर, और इन 3 पहाड़ियों के साथ नदी का धरोहर, गंगा का धरोहर, और आपके वरुणा का और 80 का, ये धरोहर इनका प्राचीन धरोहर है। बाद के बहुत से जो निर्माण हुए हैं वो सब एक अर्बन डेवलपमेंट हुआ है, जिसको कि बहुत से लोगों ने उस पर कथाएं भी कही। जैसे बनारस में एक पंचकोसी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, बनारस के 25 कोस, एक कोस बने अगर मानिए 2 किलोमीटर रखिए तो 50 किलोमीटर की एक यात्रा जो दशाश्वमेध से लेकर के एक वृत्त का निर्माण करते हुए पूरे बनारस को घूम करके वो फिर वहां पहुंचती है। वो भी बनारस की एक बहुत बड़ी हेरिटेज के रूप में देखी जाती है, और सरकार के लोग और संस्कृति विभाग के लोग उसकी भी रक्षा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन सब में जो कि हमें और आपको समझने की जरूरत है कि हमें कौन से अपने हेरिटेज को कितना कंजर्व करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, और किस तरह से अपने हेरिटेज को हमें प्रोजेक्ट करना है, उसके बारे में चर्चा करनी है। और मैं आपको ये बात इसी के साथ बताना चाहूंगा कि जो प्राचीन हेरिटेज है हमारा काशी का, उसमें बहुत सी कथाएं सब जुड़ी हुई है। जैसे दशाश्वमेध की कथा, जैसे हमारे यहाँ सूर्य की कथा कि किस तरह से 12 सूर्यों की कल्पना की गई है, और एक खास किस्म के वृत्त का निर्माण होता है, अर्धवृत्त या पूर्ण वृत्त का, जिसका एक सरकमफ्रेंस का पॉइंट दशाश्वमेध पर होता है, और उस पूरे वृत्त के चारों तरफ सूर्य की जो 12 कलाएं होती हैं उनको दिखाया गया है, और उन स्थलों पर सूर्य के मंदिर हैं। तो उनको भी बहुत से लोगों ने कहा कि वो हमारे हेरिटेज के हैं, उनको कंजर्व और प्रिजर्व किया जाए। हमें लगता है कि उसको कंजर्व और प्रिजर्व किया गया है, उनको छेड़ा नहीं गया है। इसी तरह से बनारस में गणेश जी के मंदिर हैं, बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनको कि वो काशी कॉरिडोर के रास्ते में पड़ने के कारण बड़ी विनम्रता से उनको हटाया गया। जिन लोगों की वो प्राइवेट संपत्ति थी उनको पैसे वगैरह दिए गए, परंतु बहुत से ऐसे जो बनारस पे गणेश जी के मंदिर चारों तरफ व्याप्त है, जिनकी पूजा है, जिनकी आराधना, उनको संरक्षित किया गया। उसी तरह से काशी में एक काल भैरव का मंदिर होता है, जो बहुत ही, जैसे कहा जाए, एक मराठा लोगों की देन कहेंगे। आप काशी के पूरे हेरिटेज में कई बार आप ये भी देखेंगे कि बनारस के एक नगरीकरण में, तमाम निर्माण की प्रक्रिया में किन किन लोगों का योगदान रहा है। तो कई बार कुछ विद्वान ये कहते हैं कि बनारस का मुगलकरण या मुगल काल में बनारस का कैसे निर्माण हुआ, मुगलों के बाद फिर मराठों के समय में कैसा निर्माण हुआ, फिर उसके बाद अंग्रेजों के जमाने में कैसा निर्माण हुआ। तो ये सभी बहुत सी बातें हैं जिनको कि लोग जो हेरिटेज कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लोग हैं उन सबको ध्यान में रखते हैं। और इसी के साथ जो है हम अपनी बात यहाँ समाप्त करते हुए ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को हेरिटेज के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के संदर्भ में इस बात को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, जो ऑल ओवर वर्ल्ड इसके नॉर्म हैं, जो यूनेस्को के नॉर्म हैं, कि किस तरह से हमारी जो संपत्तियां 100 साल से पुरानी हैं उन सब के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए हम लोगों को इस बात को बहुत ध्यान देना चाहिए कि कैसे उनका जो वही स्वरूप वही बना रहे।
और उस स्वरूप को बनाए रखने के लिए ही जो प्रयास किए जाएंगे, उसमें आपके इंजीनियरिंग के लोगों का और भी आर्ट के लोगों का, साइंस के लोगों का, हिस्ट्री का, आर्कियोलॉजी का, सबका मिल करके महत्व है। उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और आप लोगों को अगर कोई प्रश्न पूछना है किसी बच्चे को, तो आपका स्वागत है। आप कोई प्रश्न पूछना चाहें हेरिटेज कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और उसके मैनेजमेंट, उसके टेक्निक और इन सब से रिलेटेड किसी प्रश्न या कोई ऑब्जर्वेशन आपको करना हो, तो आपका स्वागत है। जल लेकर के शिव जी पर चढ़ाते हैं। अब इधर कोरोना काल में वो बंद हो गया, लेकिन फिर भी उसको कैसे पहले चालू किया गया और उनको कैसे बहुत सम्मान के साथ उनके ऊपर पुष्प की वर्षा हुई। तो ये एक हमारी नॉन टेंजिबल हेरिटेज है। उसको त्योहार के रूप में करने से उसकी अवेयरनेस को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है? यस सर। एक और सजेशन चाहिए या फिर एक आइडिया ही हमारा है खुद का। जी तो सर जैसे कि अगर हम किसी पर्सन को या किसी सिंगल पर्सन को अगर कोई चीज बताएंगे अगर बनारस के बारे में, वो उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है। जी और सर सबसे ज्यादा सर गैदरिंग होती है आपकी घाट्स पे जी शाम के टाइम और सुबह के टाइम सर आरती के। जी तो सर उस टाइम जो मंत्रोच्चार और जो सारी चीजें होती है आरती खत्म होने के बाद, तो सर लोग सिर्फ आरती देखने के लिए ही उस घाट पे रहते हैं उस टाइम। जी जी फिर उसके बाद वो चले जाते हैं जी प्रसाद वितरण और आरती वगैरह लेकर के। सर अगर उसी टाइम अगर हम हेरिटेज की तरफ से अगर कोई कमेटी अगर हम एक बनाते हैं, ठीक है, जी और उस कमेटी में जैसे आप जैसे लोग जैसे जो हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं, बनारस को बहुत अच्छे से जो जानते हैं, जो जी उसकी कहानियों को, जो बहुत सारी मतलब जो कथाएं हैं और जो भी कहानियां हैं बनारस से रिलेटेड, जो वहां पे बैठने के बाद एक 10 मिनट या 15-20 मिनट का जो भी एक सेशन होता है, जी उसमें लोगों को बताएं। जैसे सपोज करिए आपका नेक्स्ट डे कल के डेट में इक्विनॉक्स होने वाला है। जी जैसे आपने हम लोग को ग्रुप में बताया, अब जो नेक्स्ट डे होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि लोग आकर के उस चीजों को ऑब्जर्व करें वहीं घाट पे। तो उसके एक दिन पहले ही हम उस आरती के ही समय एक अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि टूरिस्ट तो आपके आएंगे ही आएंगे, जिससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और उसी के बीच बीच में पर डे चीजें चेंज होती रहेंगी, एक शेड्यूल या उसके टाइम टेबल के हिसाब से वो हर वीक में चीजें चेंज होती रहेंगी। तो ऐसा पॉसिबल है? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप सही कह रहे हैं कि उसका एक टाइम टेबल बना करके और विभिन्न दिनों में जो उसका इम्पोर्टेंस है उसके बारे में एक लेक्चर लगातार होते रहना चाहिए। जैसे आजकल इधर बनारस बहुत अच्छा हो गया है, जैसे 80 पर आप देखिए बैठने की बहुत अच्छी जगह हो गई है। वहां पर भी बैठ करके एक नियमित ढंग से आप विभिन्न दिनों पर काशी से संबंधित बहुत सी जो चर्चाएं हैं, गंगा जी के आगमन की चर्चा, फिर आपके भगीरथ की चर्चा, भगीरथ के बच्चों की चर्चा कि कैसे जो है उनके हजारों बच्चे थे, वो सब चर्चाएं केदार खंड में आपके बहुत अच्छा लिखा हुआ है। केदार खंड नामक जो आपके जो जो विश्वनाथ जो काशी खंड है, जो उसके बगल में फिर केदार खंड करके एक रचना है, उसमें बहुत अच्छी चर्चा की गई है। तो उन सब की चर्चाओं को लोगों के बीच में ले जाने से एक बहुत बड़ा जो है स्कंद पुराण के बारे में भी लोग, अब स्कंद पुराण इतना बड़ा साहित्य है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़ा उस पर चर्चा करें और बताएं। तो बहुत, हम तो उसको पढ़े हैं, तो उसको पढ़ने से अब आपको बताएं, जैसे कि अगर आप देखेंगे केदार खंड में कि एक रानी ने भगवान से प्रार्थना किया कि हमें 50,000 बच्चे हो जाए। अब उसमें बहुत डिटेल में चर्चा है कि कैसे 50,000 बच्चे उनको जब हो गए तो उनको कैसे प्रिजर्व, उन बच्चों का कैसे ख्याल किया गया कि 50,000 मैंने लोग कई बार कल्पना करते हैं 10 बच्चे हो जाए, 15 हो जाए, 16 हो जाए, 50 हो जाए, 51 हो जाए, 50,000 बच्चे कैसे हो। तो ये उस पूरी कहानी को पढ़ने से एक ऐसा लगता है जैसे कि हम तो पढ़े, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे लौकी होती है, लौकी लौकी आप जानते ही हैं, तो किस तरह से लौकी के अगर एक बड़ी लौकी में 50,000 छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाए, तो वो जो बच्चे थे राजा के, वो 50,000 उन्हीं छिद्र में
वो बच्चे पैदा हुए और उसमें वर्णन है कि किस तरह से रुई से उन लोगों को दूध पिलाया गया। फिर वो जब 50,000 बच्चे जब बड़े हुए तो वो पूरे पृथ्वी को कब्जा करने के लिए कोशिश किए, और पूरे पृथ्वी की कब्जा करने की कोशिश में वो एक किसी ऐसे संत के पास चले गए जो संत ध्यान मग्न थे, और उनके पूरे शरीर में जो दीमक जो है लगे हुए थे, उनको पता नहीं था, बस उनकी आंखें दिख रही थी। उन्हीं में से किसी एक बच्चे ने उनकी आंख को फोड़ दिया क्या, उसमें कुछ डाल दिया कोई चीज। जैसे उनको किया तो उसमें लिखा हुआ है कि कैसे उनकी आंख खुली, और खुलते ही ऐसा प्रकाश हुआ कि वो सभी 50,000 बच्चे जल गए। और जल गए तो उनका फिर हुआ कि इनका कैसे तारण होगा, तर्पण कैसे होगा। हमारे यहाँ तर्पण की विधि, इसके माने देख लीजिएगा, इंटरनेट वगैरह से पता लग जाएगा कि किस तरह से व्यक्ति को मुक्त करने के लिए हमारे यहाँ तर्पण किया जाता है। तब भगीरथ उन्हीं के वंश में पैदा हुए, जो कि भगीरथ जो है राजा राम के वंश के ही मतलब पुराने उनके पूर्वज के रूप में देख सकते हैं, राजा हरिश्चंद्र के वंशज के रूप में पूर्वज के रूप में देख सकते हैं कि उन्होंने तपस्या करके फिर कैसे गंगा जी को कैसे स्वर्ग से ले आए, फिर कैसे शिव जी का जो बिंब है, प्रतिबिंब है, कैसे शिव की माने उनके ऊपर से कैसे वो प्रकट हुई, फिर किस तरह से पृथ्वी पर आई। तो मतलब अब इस कहानी के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि एक नॉन टेंजिबल हेरिटेज है ये हमारी, जिसके बारे में लोगों को कई बार लोग कह सकते हैं ये क्या कथा है आप, लेकिन कई बार इस बात को सुन करके लोग सोच सकते हैं कि कैसी कल्पना के माध्यम से गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की चर्चा की गई है। तो ये सब चर्चाएं होते रहने से गंगा के किनारे इधर बहुत से ऐसे स्थल बन गए हैं, इधर बहुत अच्छी बनावट हो गई कि वहां चाहे तो हेरिटेज के लोग बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, आने वाले लोगों के बीच में बता सकते हैं, या पैम्फलेट लिख करके भी उन लोगों के बीच में कहानियों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सब एक प्रयास किया सकता है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और कि कैसे हेरिटेज की अवेयरनेस बढ़ाई जाए, तो इस संदर्भ में यही बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात अब यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि हमारा टाइम भी हो गया है। तो फिर जैसा होगा फिर आप लोगों को बताएंगे। आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग चाहे तो 500 वर्ड्स में इस पर एक अपना लेख तैयार करिए, असाइनमेंट, और हमको जो है हमारे जो ईमेल एड्रेस हमने दिया उस पर भेजिएगा। जो आपका मूल्यांकन करने के लिए होगा, जो हमारे यहाँ 30 मार्क्स से जो मूल्यांकन होते हैं असाइनमेंट के, वो भी मूल्यांकन किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले के हमारे लेक्चर के असाइनमेंट पर हमें लगता है कि कोई एक विद्यार्थी ने भेजा, बाकी सब लोग मौन धारण किए हुए हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि उसके YouTube पर वो लेक्चर है भी, तो उन दोनों को, उन पर भी और इस पर भी, दोनों पर आप एक 500 वर्ड्स का अपना असाइनमेंट भी तैयार करके भेजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने लेक्चर सुना, और फिर जैसा होगा फर्दर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज के लेक्चर का भी 500 वर्ड्स का असाइनमेंट रहेगा। आज के लेक्चर का असाइनमेंट आप तैयार करिए। आज के लेक्चर का टॉपिक है प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज properties, preservation and conservation, and the techniques of the preservation. Heritage conservation and preservation with special reference to वाराणसी कह सकते हैं, यद्यपि हमने तो बहुत से एरिया को कवर किया है, तो आप बस इतना ही कर लीजिए, हेरिटेज कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन एंड टेक्निक्स, इस पर आप लिखिए 500 वर्ड्स में। ठीक है ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और आपने क्लास अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।